हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, केमिकल रिएक्शन, जहां पर ये क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और ये क्लास 10th का ही टॉपिक है। ये एक्सरसाइज से आपको लगभग 5 या 6 मार्क्स का एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैक बोर्ड के लिए, स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बनेंगे और कोई भी बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारा नोट्स से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, केमिकल रिएक्शन और उसका इक्वेशन क्या है हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज में अगर हम लोग समझें तो रासायनिक अभिक्रिया वे चीज़ है, वे प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें नए नए गुणधर्म का निर्माण होता है, नए नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे दूध से दही बन गया, तो यहाँ दूध था, दही बन गया, नए पदार्थ का निर्माण हुआ। भोजन का पकना, मैग्नीशियम के रिबन का वायु में जलना। मैग्नीशियम जनरली एक प्रकार का धातु है जिसको वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। जब मैग्नीशियम का पट्टी जलता है तो बहुत ज़्यादा चमकीला लाइट आता है। लाइक आप कह सकते हैं वेल्डिंग के टाइम में जिस तरह का लाइट आता है, बहुत ज़्यादा चकाचौंध लाइट, उस तरह का आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के रिबन को जलाने के बाद। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न भी बनते हैं, मैग्नीशियम को जलाने से पहले इसके मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण क्या क्या है। अभी हमने समझा रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो जहाँ पर नए पदार्थ का निर्माण होगा, नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण, अभिलक्षण मतलब गुण। तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रमुख गुण है, निम्नलिखित गुण है। पहला, हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो गैस का उत्सर्जन होगा, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया का पहला जो अभिलक्षण है या पहला जो गुण है वो है गैसों का उत्सर्जन। जैसे जिंक तथा तनु सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस की निर्माण होती है। कोई भी धातु, जिंक जनरली धातु है और ये अम्ल है, तो कोई भी धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। इसके बारे में हम खूब ज़्यादा डिस्कशन करेंगे एसिड और बेस वाला चैप्टर में। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर के बाद सेकेंड जो चैप्टर आएगा तब। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया कैसे समझेंगे, अगर कहीं तापमान में परिवर्तन हुआ है तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे चूना है, सूखा चूना, उसमें हम पानी अगर डालते हैं तो आप देखे होंगे वो बुझा हुआ चूना बन जाता है। तो जैसे ही सूखा हुआ चूना में पानी डालते हैं तो आप देखे होंगे कई बार कि उसमें बुलबुला आता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट भी रिलीज होता है। ठीक है ना, तो उसमें ऊर्जा का निर्मुक्त होता है। अब चलिए, अवक्षेप का निर्माण होता है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में जब रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो लेड आयोडाइड का निर्माण होता है। देखिए, लेड नाइट्रेट का होता है PbNO3। ठीक है, PbNO3, लेड नाइट्रेट PbNO3 हो गया। पोटेशियम आयोडाइड का होता है Ki, कैसे पोटेशियम, आई से आयोडाइड, आयोडीन है आई से, और पीछे कभी भी किसी का जुड़ता है तो आयोडाइड हो गया, जैसे नाइट्रेट का हो गया NO3। तो PbNO3 प्लस Ki, और जब ये रिएक्शन करेगा तो ये Pb पर प्लस चार्ज और NO3 पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज पोटेशियम पर और इस पर माइनस चार्ज। तो Pb जो रिएक्शन करेगा वो I के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज के साथ मिलता है। तो PbI, पोटेशियम आयोडाइड का निर्माण होगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे NO3 जो है वो K के साथ रिएक्शन करेगा, तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बना। ठीक है ना, तो लेड आयोडाइड जो बना, PbI जो बनेगा, ये पीला रंग का होता है, ये एक प्रकार का अवक्षेप है। ठीक है, अवक्षेप। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। ठीक, तो जहाँ पर अवक्षेप का निर्माण होगा तो वो भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था मतलब स्टेट में चेंज। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तथा हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया से मेथेनॉल यानी द्रव बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैस है, हाइड्रोजन भी एक प्रकार का गैस है। जब दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो वहाँ से मेथेनॉल का निर्माण होता है, और मेथेनॉल एक प्रकार का लिक्विड है। ठीक है, अब चलिए अगला, रंग में परिवर्तन। जैसे लोहा में जंग लगना, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो हम लोग समझ पाएँ कि केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल रिएक्शन का गुण क्या है। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है।
अब हम लोग समझते हैं रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, केमिकल इक्वेशन है क्या। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा, किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा निरूपण, या ऐसे बोलिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को एक प्रतीक से हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं Mg, ऑक्सीजन को O2, और ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, तो MgO। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैग्नीशियम को Mg लिखे, ऑक्सीजन को O2 लिखे और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखे। तो जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन को एक सूत्र के माध्यम से, फार्मूला के माध्यम से लिखते हैं, तो इसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन, समीकरण को इक्वेशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे थोड़ा अभिकारक और उत्पाद के बारे में। देखिए अब यहाँ पर जो रिएक्शन आप देखिए Mg + O2 = MgO, तो यहाँ पर देखिए तीर चिन्ह बीच में दिया गया है ना। तीर चिन्ह के दाईं ओर जो है ये उत्पाद होता है, या इसी को दूसरा नाम से हम लोग अभिकारक भी कहते हैं, अभिकारक। और तीर चिन्ह के बाईं ओर जो चीज़ होता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। और सॉरी हमसे मिस्टेक हो गया, ये उत्पाद को अवकारक कहते हैं, सॉरी अवकारक। तो एक उत्पाद हो गया यानी उसी का दूसरा नाम अवकारक हो गया, और एक अभिकारक हो गया। हम कह सकते हैं जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं। दैट मीन्स कि जो भाग ले रहा है इधर, है ना, बाईं ओर भाग ले रहा है Mg + O2, जैसे हो गया मैग्नीशियम + ऑक्सीजन, ये भाग ले रहा है, तो जो भाग ले रहा है उसको हम लोग कहेंगे अभिकारक। और भाग लेने के फलस्वरूप जो निर्माण हुआ, है ना, परिणाम स्वरूप नए पदार्थ जो उत्पादित हुआ या बना, उसी को अवकारक कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है। एकदम क्लियर करके एकदम आपको समझाने का प्रयास किए हैं, तो आप क्लियर होकर एकदम समझिए और बेहिचक आराम से वीडियो को देखते जाइए, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण हम समझते हैं। अब देखिए कोई भी रासायनिक समीकरण जो हो गया, जब हम किसी को सूत्र के माध्यम से लिख दिए तो वो हो गया रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण में होता क्या है, जैसे यहाँ Mg है, यहाँ पर O2 है, और हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे ये MgO हुआ। हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 ही है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के हिसाब से अगर आप माने तो नियम है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान नहीं बढ़ सकता नहीं घट सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हमको ऑक्सीजन की संख्या 2 लाना पड़ेगा, तो इसलिए हम पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब आप देखिए ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ भी क्या हो गया, 2 हो गया। इसके साथ साथ मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ पर भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई मार दिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। पहले जो था रासायनिक समीकरण था, अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। जब दोनों तरफ LHS में और RHS में तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो जाए तो वही संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। यहाँ पर आप देखिए ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे जिंक + H2SO4 = ZnSO4 + H2। यहाँ पर देखेंगे आप Zn कितना है, 1, इधर भी Zn कितना है, 1 है। हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। SO4 1 है, यानी यहाँ पर सल्फर 1 है तो सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 है। तो आप क्लियर समझ पाए होंगे कि दोनों तरफ LHS में और RHS में या अभिकारक में और उत्पाद में दोनों तरफ जो तत्वों की परमाणु संख्या है वो इक्वल है, तो इसलिए ये समीकरण क्या हो गया, ऑलरेडी संतुलित है, ठीक है। अब हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को समझते हैं, यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण का एक और नाम है कंकाली रासायनिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में एक या अधिक तत्वों की परमाणु संख्या असमान हो, या फिर हम कह सकते हैं ना सीधी सी बात कि जिसमें दोनों तरफ का तत्वों का परमाणु संख्या इक्वल नहीं हो, ठीक है। अभिकारक में और उत्पाद में तत्वों की परमाणु संख्या बराबर अगर नहीं होता है तो हम समझते हैं ये एक प्रकार का असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण। जैसे मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 ही है, तो ये कंकाली रासायनिक समीकरण हुआ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे यहाँ पर कोई भी कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, किसी भी कंकाली या फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते कैसे हैं।
तो रासायनिक समीकरण का संतुलन समझेंगे। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण का संतुलन कहते हैं। मतलब कोई भी असंतुलित रासायनिक समीकरण है यानी कंकाली रासायनिक समीकरण है, उसमें हम लोग अगर दोनों तरफ का तत्वों की परमाणु संख्या को बराबर कर देते हैं तो वो एक प्रकार का रासायनिक समीकरण जो होगा वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो यहाँ पर हम अभी जस्ट क्लियर ही बोले थे, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। ये क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना ही बनता है ना ही उसका विनाश होता है। तो इसलिए दोनों तरफ का तत्वों की परमाणु संख्या हमेशा और हमेशा इक्वल रहना चाहेगा और इक्वल ही रहेगा। अब समझिए, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले या उसके बाद यानी पश्चात प्रत्येक तत्व में परमाणु संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना जरूरत पड़ता है, क्योंकि दोनों तरफ का तत्वों का परमाणु संख्या को बराबर करना पड़ेगा और यहाँ पर अगर बराबर नहीं होगा तो हमको बराबर करना जरूरी होता है, ठीक है। आइए अब हम समझते हैं रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सर्वप्रथम अभिकारक लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है। उसके बाद उत्पाद लिखा जाता है। जैसे अभी हमने बताया Mg + O2, ये हम लोग लिख लिया अभिकारक, उसके बाद तीर चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद अवकारक लिखेंगे MgO, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद की संख्या 1 से अधिक होने पर बीच में प्लस का चिन्ह भी दिया जाता है। अभी कई बार आप देखे भी हैं और ये इससे आपको इंडिकेशन मिल भी गया होगा, प्लस चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हम किसी भी तत्व या यौगिक का सूत्र परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। कभी भी हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं तो उस वक्त हम कभी भी वो जो यौगिक बनेगा, चाहे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक, अच्छा यौगिक के बारे में आपको जानकारी है? नहीं है तो मैं आपको बता दूं, 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में अगर वो मिलते हैं, जैसे मैग्नीशियम 1 अनुपात में है, ऑक्सीजन भी 1 हो गया। CO2 में यहाँ पर अभी देखिए कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो ये निश्चित अनुपात में मिलता है तो इसी को हम लोग कहते हैं यौगिक, ठीक है। ये जो यौगिक होते हैं उसका सूत्र परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। छोटे रासायनिक समीकरण को हल करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बाद अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था बताने के लिए उसके साथ कोष्टक में यानी कि नीचे में ब्रैकेट देखिए, S से सॉलिड, सॉलिड मतलब हो गया ठोस, द्रव के लिए L मतलब लिक्विड और गैस के लिए G लिखते हैं। अभिकारक तथा उत्पाद जब जलीय विलयन के रूप में होता है तो उनके लिए कोष्टक में, कोष्टक मतलब ब्रैकेट हो गया AQ मतलब हो गया एक्वा सॉल्यूशन, जहाँ पर पानी की मात्रा हो। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, ठोस है, चूना, सूखा चूना ठोस हो गया, तो इसके लिए S यूज़ किए। H2O के लिए L लिक्विड यूज़ कर रहे हैं और CaOH2 ये पानी का मिश्रण हो गया, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में पानी का मिश्रण हुआ तो बुझा हुआ चूना बन गया, तो इसके लिए एक्वस AQ का प्रयोग किए, ठीक है। अगला, अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर यानी अर्थात दोनों दिशाओं में होने पर इस तरह का तीर निशान का प्रयोग करते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो Mg + O2 का निर्माण होगा। यहाँ पर अभिक्रिया दोनों तरफ से हो सकता है, तो इस तरह की अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब हम समझेंगे अभिक्रिया संपन्न होने की स्थिति में या होने पर ताप, दाब और उत्प्रेरक को तीर निशान के ऊपर लिखेंगे। उत्प्रेरक क्या होता है? कैटलिस्ट होता है जो किसी भी प्रतिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा, ठीक है, उसको उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ को यहाँ पर हम रखेंगे और जैसे तापमान बढ़ा दिए, K2Cr2O7 डाल दिए, कोई भी एजेंट डाल दिए, ऑक्सीकारक डाल दिए, अवकारक डाल दिए, जिसके कारण इसकी प्रतिक्रिया बढ़ गई या तो घट गई, तो उसको हम लोग उत्प्रेरक कहेंगे, ठीक है। अब ताप डाल दिए, सपोज करिए इसको हम गर्म कर रहे हैं, यहाँ तो गर्म नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो गर्म लिखेंगे इस तीर चिन्ह के ऊपर में। अगर कोई दाब दे रहे हैं तो यहाँ प्रेशर लिखेंगे, दाब लिखेंगे तीर चिन्ह के ऊपर में, ठीक है, लिखते हैं।
ऊष्माक्षेपी के लिए प्लस ऊष्मा और ऊष्माशोषी के लिए माइनस ऊष्मा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे ही हम जल डालेंगे तो CaOH2 बनेगा, इसके साथ ही साथ यहाँ पर ऊष्मा का निर्माण होगा, आप जान भी रहे होंगे। तो ऊष्मा का निर्माण होगा, गर्म होगा ही होगा। ऊष्मा का निर्माण होगा तो प्लस ऊष्मा लिखेंगे। अगर ऊष्मा माइनस होता निकलता, सॉरी शोषित होता तो ऊष्माशोषी के लिए माइनस ऊष्मा का चिन्ह देता। लेकिन हमेशा ये जो ऊष्मा निकले या अवशोषित हो तो जो प्लस या माइनस ऊष्मा लिखाएगा वो हमेशा दाईं ओर लिखाएगा, मतलब अवकारक में लिखाएगा, ठीक है। आप अगर इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में बहुत सारे वीडियो आपको ज़रूर मिलेंगे। और मैं वादा करता हूँ कि आपको पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करा दूँगा। और साथ ही साथ आप ये नोट्स पाने के लिए इसी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया गया होगा, वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप अपना प्रिंट आउट करके भी घर में पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप घर में पढ़ें, खूब मेहनत करें और खूब आगे बढ़ें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।